गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में ही चैनल तैयार किया था यूट्यूब में, ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आराम से कर सके, है ना। और हिंदी में समझने में उन्हें आसानी होगी, हिंदी में समझ सके। मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं 9th 8th और 10th की साइंस के। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारा वीडियोस मैंने डाला है। कई चैप्टर्स के हैं, आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जैसा होगा। डाउट पूछना होगा डाउट पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। पिछले वीडियो में मैंने पेज नंबर 140 पेज नंबर मैं पढ़ा रही थी, और आज मैं शुरू कर रही हूँ चैप्टर 8 का विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव के शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। यहाँ निकेत का मतलब हुआ एक रहने का स्थान, वास स्थान, है ना, जहाँ हम रह सकते हैं। रहने के लिए अनुकूलित, उसको कहते हैं निकेत। तो जनन क्षमता का उपयोग जीवों की समष्टि परितंत्र, समष्टि हो गया ग्रुप, एक पॉपुलेशन, एक जाति का, है ना, प्रजाति का पॉपुलेशन। तो परितंत्र में स्थान अथवा निकेत वास स्थान, उसके अनुकूलित जो जगह है वो ग्रहण करते हैं। और जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि उनका बनावट, बाहरी डिजाइन और उनका शारीरिक संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के लिए योग्य बनाता है कि आप किस वातावरण में या किस अनुकूलित जगह में रह सकते, उसके योग्य बनाती है ना। विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है कि किस अनुकूलित में हम रह सकते हैं, वातावरण रह सकते हैं। अतः किसी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है ना। जनन नहीं होता है तो स्पीशीज भी नहीं होगा, उसी जाति के संतति का जन्म नहीं होगा। तो जन्म नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन से संबंध तो है ही, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आते हैं, आ सकते हैं, जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है ना। जहां भी हम रहते हैं, जो हमारा वास स्थान है, जिसके अनुकूलित हम हैं, तो वहाँ बहुत तरह का चेंजेस, परिवर्तन वातावरण में, वायुमंडल में आ सकता है, और आता ही है, जो कि जीवों के नियंत्रण से बाहर रहते हैं। कभी टेम्परेचर अधिक हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी खूब वर्षा हो सकती है, कभी वर्षा कम हो सकता है, कभी कोई उल्का गिर सकता है, तो कोई पिंड टकरा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कभी भूकंप आ सकता है, कभी ज्वालामुखी आ सकता है, कभी बादल कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वैसा आपदा आ सकता है, और मतलब विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यदि एक समुदाय का एक प्रजाति अपने निकेत के अनुकूल है, तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, है ना, जैसे कि वो अपने अनुकूलित है, लेकिन
उस अनुकूलित जगह में, उस वास स्थान में, उस निकेत में कुछ परिवर्तन आते हैं, उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी अवस्था में पूरा का पूरा प्रजाति, पूरा का पूरा स्पीशीज, पूरे का पूरा समष्टि का समूल विनाश भी संभव हो सकता है ना? और हो सकता है जिस टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उतना ज्यादा टेम्परेचर जो जाति, जो स्पीसीज उसको सहन नहीं कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो क्या होगा? वो उनका विनाश हो जाएगा, वो सारे के सारे मर जाएंगे। और जो उस टेम्परेचर तक जिनमें रेजिस्टेंस है, जो सह सकते हैं, जिनमें क्षमता है, वे सब जाति समुद्र के जीवित रहने की संभावना रहेगी। तो कुछ जाति, कुछ तो है जो कि उनका विनाश हो जाएगा, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी, है ना, और स्पीसीज जो होंगे, और भी जातियां होंगी, तो उनमें जैसे विभिन्नता रहेगी तो क्या होगा? कुछ के जीवित रहने की संभावना होगी, है ना। मान लीजिए कि टेम्परेचर का ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो कुछ जीव जो है वो कम टेम्परेचर में रहने के लायक है, वो अनुकूलित है, उनका शरीर उतना ही में एडजस्ट है। इस बात को समझ रहे हैं ना? अनुकूलित क्या होता है? वे उतने ही में अनुकूलित है कि हम इतना टेम्परेचर में जीवित रह सकते हैं, उनका जीवन यापन चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाने से क्या होता है कि वो उनका पावर, रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाता है, और वे सब क्या होता है? जीवित नहीं रह पाते, उनका विनाश हो जाता है। तो यदि विभिन्नताएं नहीं होगी तो क्या होगा? सारा का सारा जाति, सारा का सारा समष्टि खत्म हो जाएगा, है ना। फिर पृथ्वी में कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए विभिन्नता का बहुत यहाँ महत्व है, और विभिन्नता जरूरी है, विभिन्नता जरूरी है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है ना, शीतोष्ण जल, शीतोष्ण जल में माने शीत भी और उष्ण भी जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, तथा वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि है, तो इधर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर यदि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो क्या होगा? अधिकतर जीवाणु व्यष्टि बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि उनमें शीतोष्ण, ठंडा और हल्का गर्म का उस जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं का आदत है, उनका उसी तरह उनका अनुकूलित है, उसी अनुकूलन में वो रहते हैं, है ना। तो वो क्या होगा? जब जल का ताप बढ़ जाएगा तो बहुत सारे जीवाणु मर जाएंगे, परंतु जो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले रहेंगे, जो उसको बर्दाश्त कर सकेंगे, जो रेजिस्टेंस पावर जिनमें रहेगा कि इतने ताप को हम कर सकते हैं, उसकी क्षमता रख सकते हैं, प्रतिरोधी क्षमता, तो वे जीवित रह जाएंगे, है ना, और तथा वृद्धि करेंगे, और इस तरह क्या होगा कि वे मौजूद रहेंगे, और कुछ का विनाश होगा, कुछ प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में काफी उपयोगी है, ठीक है। विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। जहां पर एक एग्जाम्पल लीजिए, जहां पर 10 तरह के स्पीशीज है, ठीक है, 10 प्रजातियां हैं, तो 10 प्रजातियां में कुछ 2-4 प्रजातियां जो है सो खूब पानी में रहने वाले हैं, उनका अनुकूलन है, उनका एडेप्टेशन है कि जल में ही रहते हैं, तो उसी तरह के अनुकूलित उनका बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो किसी कारण कुछ वैसा होने से, जल का स्तर कम हो जाने से, यदि पानी सूख जाता है या पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा? उसमें रहने वाले जितने भी है, पानी से रहने वाले, पानी से अनुकूलित जितने भी जीव है, जंतु, वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएंगे,
तो बचे तो धरती पर जो कुछ जीव है, फिर विभिन्नताएं जो भी अलग स्पीसीज जो है वो लोग वो वो रहेंगे, उनमें जीवित रहने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्नताएं से स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में बहुत उपयोगी है ना। कुछ जीव उसके लिए अनुकूलित है, कुछ जीव उसके लिए अनुकूलित है, कुछ टेम्परेचर से अनुकूलित है, तो कोई पानी से अनुकूलित है, तो कोई शीत से अनुकूलित है, तो कोई जमीन के अंदर रहने से अनुकूलित है, तो कोई धरती पर रहने के अनुकूलित, तो कोई दोनों तरह से अनुकूलित है। तो इस तरह विभिन्नताएं रहने से हमारा सृष्टि चलता रहेगा, है ना। हमारा सृष्टि जो है ब्रह्मांड में वह चलता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, एक दिन कि सारे लुप्त हो जाएंगे। अब है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि विभिन्नता का महत्व क्या है। अब है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो डीएनए, डीएनए है क्या। डीएनए का फुल फॉर्म पहले हम लोग जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप लोग जान रहे होंगे, है ना, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति को बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है, तैयार होती है। ओके, डीएनए की जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है, जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है, एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, अलग हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनती है ना। तो डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में ये महत्व है। इनके अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, और उसको कहते हैं जीन। वह जीन का ही कार्य है जो कि माता पिता से संतान में उनके गुणों को भेजते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। तो डीएनए की प्रकृति बनाना है। जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं, जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं, और परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। तो ये हुआ डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक, ये तो अभी तुरंत मैंने बतलाया है ना। अभी तुरंत विभिन्नता का महत्व में मैंने इसका वर्णन किया। बस सेम इसका आंसर है कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक तो है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यकता, व्यष्टि यानी कि एक जीव, इंडिविजुअल के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो किसी भी जीव में डीएनए उनकी शारीरिक संरचना तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी जीव में डीएनए उनकी शारीरिक संरचना तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के कारण वह अपने आप को किसी भी वातावरण में रहने योग्य बनाता है। अभी जो मैंने एडेप्टेशन के बारे में कहा, अनुकूलन के बारे में कहा, वही चीजें
कि वह किसी भी वातावरण में अपने आप को रहने योग्य बनाता है कि इस वातावरण में हम रह सकते हैं, है ना। लेकिन वातावरण में अनेक परिवर्तन आते हैं, अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे अतिवृष्टि होना या अकाल पड़ना या पानी न पड़ना, बहुत अधिक गर्मी होना, बहुत ठंड पड़ जाना। तो इन सभी मौसम पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है। तो इन अवस्थाओं में समष्टि का संपूर्ण विनाश भी हो सकता है। लेकिन यदि जीवों में विविधता होगी, तो इनमें से कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो होने वाले वातावरण के परिवर्तन के बावजूद भी बचे रहेंगे। उनमें उनकी क्षमता रहेगी, उनमें रेजिस्टेंस पावर रहेगा कि वे इतने वातावरण में परिवर्तन होने के बावजूद भी कुछ सरवाइव करेंगे, है ना। सभी जीव नहीं मरेंगे, सरवाइव करेंगे और संपूर्ण समष्टि का विनाश नहीं होगा। इससे क्या होगा, संपूर्ण समष्टि का मतलब पूरे प्रजाति का, पॉपुलेशन का विनाश नहीं होगा। कुछ परिवर्तन के बाद बावजूद भी बचे रहेंगे, परंतु इस प्रकार की विभिन्नता जीव, एकल जीव, व्यष्टि जीव, इंडिविजुअल की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए नहीं। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ये चैप्टर पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आएगा। और हम लोग जानते भी हैं स्पीशीज कितनी जातियां होती, इतनी जातियां होती, हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि कितने सारे जातियां होती है ना। कुछ सबका एडेप्टेशन अलग अलग होता है, कुछ पानी में रहने वाले, कुछ पानी से बाहर रहने वाले, कुछ पानी और स्थल दोनों में रहने वाले, तो कुछ पेड़ पर रहने वाले, कुछ जमीन के अंदर रहने वाले, कुछ बालू के अंदर रहने वाले, कुछ धरती पर रहने वाले, कुछ मतलब हमारी जो समष्टि और प्रजातियां है वह बहुत प्रकार की है, विभिन्न प्रकार की है ना। और इस तरह विविधता जो है उसका महत्व भी है। अब हम पढ़ेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीव यानी कि एक कुशका और एक एकल जीवों में प्रजनन की विधि। क्रियाकलाप है छोटा सा, 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए। एक परख डली बेस विलियन को 20 मिलीलीटर से लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। फिर टेस्ट ट्यूब के मुख को रुई से ढक दीजिए और किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए कि देखिए क्या होता है। 1-2 घंटे के बाद देखेंगे कि परख नली में ईस्ट संबद्ध एक बूंद स्लाइड पर लेकर के उसे उस पर कवर स्लिप डाल के देखेंगे। और सूचना की सहायता से स्लाइड का परीक्षण करेंगे। ये हो गया ईस्ट का। ईस्ट क्या होता है, वह गर्म स्थान पर और बंद में उनका जनन होता है। सेकेंड के डबल रोटी के टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखें और आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह का निरीक्षण कीजिए और 1 सप्ताह के प्रेक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए कि क्या क्या होता है ना। डबल रोटी जब जल में भिगो करके ठंडे नम स्थान पर जब हम रखते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कवक और फफूंदी के बारे में जानकारी होगी इसे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि। पहला क्या है, 8.1 में ईस्ट ईस्ट के बारे में, ईस्ट की कैसे वृद्धि होती है। और 8.2 में है 8.2 में है कवक। डबल रोटी पर जब फफूंदी लग जाता है तो उसको कवक कहते हैं, वही कवक की वृद्धि के बारे में है फफूंदी। तो ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर हुआ।
इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, हम जानेंगे कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार से जनन करते हैं, है ना। तो विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। हर जीव के या विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्पों पर डिपेंड करता है कि किस तरह से जनन होगा। और उनमें कई तरह से होते हैं जनन। विखंडन है, खंडन है, द्विखंडन है, मुकुलन है, फिर पुनरुद्भवन है, रिजेनेशन जिसको कहते हैं। तो इनमें कई तरह के कृत्रिम विधि है, कायिक प्रवर्धन है, बहुत सारा जनन के मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन। तो विखंडन है एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन सॉरी एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है ना। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है और अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। देखिए, तो विखंडन में क्या है कि एक कोश की जीव कौन हो गया? हमारा प्रोटोजोआ जीवाणु। प्रोटोजोआ यानी कि सबसे पहले हम अमीबा को ही लेते हैं, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल अमीबा है, प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल। ओके, तो प्रोटोजोआ हो गया अमीबा। तो एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसमें क्या होता है कि 2 खंड में 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं और नया जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं की तरह संतति कोशिकाएं जनन कोशिका होती है और इसी तरह इनमें अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इसका चित्र देखिए, ये है अमीबा का, एक अमीबा है, ये इनका केंद्रक है। ये अमीबा है ना। अमीबा अमीबा का तो कोई शेप नहीं होता है, पता ही होगा। ये निराकार है, अपना कोई भी आकार ले लेता है। फिर ये है इसका केंद्रक। केंद्रक थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है। केंद्रक 2 भाग दोनों में इस तरह से हो जाता है जैसे लगता है कि अब दोनों अलग हो जाएगा। फिर क्या होता है, दोनों 2 भाग में लगता है कि अब दोनों भाग में बट जाएंगे और फिर 2 कोशिका में बदल जाते हैं। दोनों में देखिए केंद्रक है यानी कि अमीबा, नई अमीबा संतति कोशिका तैयार हो गया। ठीक है, जिसमें केंद्रक है तो जीव है, केंद्रक नहीं है तो वो जीव नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोशिका विभाजन के द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो गए, है ना। प्रोटोजोआ की कोशिका, प्रोटोजोआ था अमीबा, उसकी कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो गए। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी तल से हो सकता है। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया अमीबा का। अमीबा में खंडन द्विखंडन, है ना, 2 बराबर भागों में बंटना। ठीक है, अमीबा के अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। इस प्रकार अमीबा के द्विखंडन के अस्थायी स्लाइड को परीक्षण करना, दोनों साइडों की तुलना करना। ये जब प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल जब कीजिएगा आप लोग अपने अपने स्कूल में, तब देखिएगा सब स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे देखने से सब क्लियर पता चल जाता है ना। तो ये तो जब आप लोग लेबोरेटरी जाएंगे तब की बात है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी और आप लोग पढ़ाएंगी। तब तक आप लोग इसको देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।
ओके, थैंक यू, बाय।